सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था न्याय शास्त्र। तो न्याय शास्त्र की परिभाषा हमने देखी थी, उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। आइए शुरू करते हैं न्याय शास्त्र। पहले लेते हैं तो न्याय शास्त्र कानून की आंख। तो न्याय शास्त्र जो है कानून की आंख कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यह एक बहुत ही अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण कथन है जो स्पष्ट करता है कि न्याय शास्त्र केवल कानून का अध्ययन ही नहीं बल्कि कानून को समझने और देखने, मार्गदर्शन करने और उनकी व्याख्या करने का साधन है। तो न्याय शास्त्र को कानून की आंख क्यों कहते हैं? कानून की आंख इसलिए कहते हैं कि न्याय शास्त्र जो है कानून का अध्ययन करने के लिए नहीं बल्कि कानून को समझने के लिए, कानून को देखने के लिए कि कानून कैसा है, कैसा बना, इसके प्रभाव क्या होंगे, इसका मार्गदर्शन करने और उसकी व्याख्या करने का साधन भी है। क्या है? न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र कानून की आत्मा को समझाता है। तो न्याय शास्त्र क्या करता है? कानून की आत्मा को समझाता है। न्याय शास्त्र किसी विशिष्ट कानून की व्याख्या नहीं करता बल्कि यह प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? कानून क्या है, कानून क्यों आवश्यक है, कानून का उद्देश्य क्या है, कानून, न्याय और कानून के बीच क्या संबंध है, न्याय क्या है और कानून क्या है, इसके बीच में क्या संबंध है। यह कानून का के दर्शन का अन्वेषण करता है न्याय शास्त्र, इसलिए इसको कानून की आंख भी बोला जाता है। आंख का कार्य देखना और मार्गदर्शन करना है। जिस प्रकार आंख हमें रास्ता दिखाती है, ठीक है, और हमें सही गलत के बारे में जागरूक करती है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसी प्रकार न्याय शास्त्र हमें कानून को नैतिक, तार्किक और सामाजिक रूप से उपयोगी दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। ठीक है, कि कानून क्यों आवश्यक है, कानून का उद्देश्य क्या, कानून क्या है और न्याय और कानून के बीच क्या संबंध है, ये हमको न्याय शास्त्र बताता है। न्याय शास्त्र विधि निर्माण करने का मार्गदर्शक है भाई। ठीक है, नए कानून बनाने में, संविधान की व्याख्या करने में, समाज में हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर कानून को अनुकूलित करने में न्याय शास्त्र मार्गदर्शन करता है। ठीक है, न्याय शास्त्र न्यायपालिका और विधायिका को दिशा प्रदान करता है। जब कोई अदालत जटिल मामलों में फैसला सुनाती, जब कोई भी अदालत जटिल मामलों में फैसला, जटिल मामला हो उसमें फैसला सुनाती, तो वह केवल कानून की किताब को ही नहीं देखती, क्या देखती है? न्याय शास्त्र से मार्गदर्शन लेकर न्याय और नीति में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है। ठीक है, कि कोई जटिल मामला है उसमें अदालत क्या करेगी? जो न्याय शास्त्र है उसका मार्गदर्शन लेकर न्याय और नीति में क्या करेगी? समन्वय स्थापित करती है, फिर फैसला सुनाती है। अपने विवेक से भी सुना सकती है। आइए आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं इसकी। न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या, न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई भाई। जैसे कि जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है भाई, संविधान में केवल जीने का अधिकार नहीं है, न्यायालय ने क्या कहा, बल्कि गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार है भाई। यह विचार न्याय शास्त्र की देन है। ठीक है, यानी कि व्यक्ति जिएगा कैसे? गरिमा के साथ जिएगा, केवल जीने तक सीमित नहीं है, गरिमा के साथ जीना। ठीक है, आगे देखते हैं। नैतिकता और विधि के संबंध, क्या कोई अमानवीय कानून विधि माना जाएगा? यानी कि नैतिकता और विधि के संबंध, नैतिकता से या विधि के संबंध से क्या कोई अमानवीय कानून
विधि माना जाएगा? यह प्रश्न केवल विधि शास्त्र ही उठाता है। ठीक है, विधि शास्त्र ही उठाता है ये प्रश्न। निष्कर्ष देखते हैं। विधि शास्त्र केवल कानून की भाषा नहीं, उसकी आत्मा है। ठीक है, इसीलिए सही को सही कहा गया है। जिस प्रकार नेत्र के बिना, इसी प्रकार सही ही कहा गया है, सही ही कहा गया, क्या कहा गया? जिस प्रकार नेत्र के बिना शरीर मार्ग नहीं कर सकता, वैसे ही विधि शास्त्र के बिना विधि न तो समाज को सही दिशा दे सकती और न ही न्याय को समझ सकती। इसीलिए इसे सही ही कहा गया है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। ठीक है, अब बात आ जाती है विधि की परिभाषा की। विधि की परिभाषा क्या है? तो जो नियम जो है, यानी कि कोई नियम बनाए हुए हैं, कोई सिद्धांत बनाए हुए हैं, ठीक है, और जो क्या करते हैं, समाज में शांति व्यवस्था, न्याय और सुरक्षा बनाए रखते हैं, वो क्या है? कानून है या विधि है। परिभाषा देखते हैं। कानून, कानून वह नियमों और सिद्धांतों का ऐसा संहिता सिस्टम है जिसे किसी देश या समाज में शासन या प्राधिकृत संस्था द्वारा बनाया गया। ठीक है, या तो कोई शासन द्वारा या प्राधिकृत संस्था द्वारा, ताकि समाज में व्यवस्था, शांति, न्याय और सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, यह है कानून की परिभाषा। आगे चलते हैं, परिभाषा देखते हैं। कुछ महान व्यक्तित्व थे, उनके द्वारा अलग अलग कानून की परिभाषाएं दी गई है। ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन के द्वारा कानून एक संप्रभु आदेश है। भाई, संप्रभु आदेश है जिसका पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? ये बात जॉन ऑस्टिन द्वारा कही गई कि कानून एक संप्रभु का आदेश है जिसका पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, फिर एक और व्यक्तित्व है सेलमेंट। सेलमेंट के द्वारा क्या कहा गया है? कानून उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें न्यायालय मान्यता देते हैं और लागू करते हैं। ठीक है, सेलमेंट द्वारा क्या कहा गया कि जो कानून जो है उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें न्यायालय मान्यता देते हैं, न्यायालय मान्यता देते हैं कि ये सही है और लागू करते हैं। ठीक है, फिर अगला जो व्यक्तित्व था वो था हॉलैंड। हॉलैंड द्वारा क्या कहा गया? कानून वह नियम है जो एक संगठित समाज के भीतर मानवीय आचरण को नियंत्रित करता है। ये बात किसने कही थी? हॉलैंड ने कही थी। ठीक है, तो ऑस्टिन ने क्या कहा कि कानून जो है एक संप्रभु का आदेश है जिसका पालन न करने पर दंड का प्रावधान है। फिर सेलमेंट महोदय ने कहा कि कानून उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें न्यायालय मान्यता देते हैं और क्या करते हैं? लागू करते हैं। फिर हॉलैंड द्वारा क्या कहा गया कि कानून वह नियम है जो एक संगठित समाज के भीतर मानवीय आचरण को नियंत्रित करता है। ठीक है, प्रश्न कानून के प्रमुख तत्व। अब बात आ जाती है कानून के प्रमुख तत्व क्या? ठीक है, यह नियमों का समूह है। कानून क्या? नियमों का समूह है। यह सरकार संवैधानिक निकाय द्वारा बनाया गया भाई। कानून, इसे लागू करना अनिवार्य है भाई। कानून उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है भाई। इसका उद्देश्य न्याय, समानता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। ठीक है, तो ये कानून के प्रमुख तत्व। आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या? भारतीय दंड संहिता आईपीसीसी, भारतीय दंड संहिता। उदाहरण इसका भारतीय दंड संहिता, अपराधों और दंडों की परिभाषा। उदाहरण क्या है? भारतीय दंड संहिता। अब फिलहाल जो क्या है? बीएनएस। ठीक है, अपराधों और दंडों की परिभाषा के लिए कानून। ठीक है, कानून है। फिर संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक है, नागरिक अधिकार कानून, नागरिक अधिकार में आरटीआई एक्ट आ गया, शिक्षा का अधिकार आ गया। निष्कर्ष देखते हैं हम इसका।
कानून समाज को नियंत्रण में रखने का साधन है। समाज को नियंत्रण में रखने का साधन है क्या? कानून, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। कौन सुनिश्चित करेगा? कानून सुनिश्चित करेगा। और समाज में अन्याय, हिंसा और अराजकता न फैले। ठीक है, यह एक ऐसा ढांचा है जो व्यक्ति और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, व्यक्ति और राज्य के बीच में संतुलन बनाए रखता है। कानून शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। तो कानून शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। यह कथन कानून की वैधता को स्पष्ट करता है। कानून को केवल एक कठोर नियम के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे दो प्रमुख अर्थ हैं भाई। तो कानून के दो प्रमुख अर्थ कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। एक तो है सामान्य अर्थ, कानून का व्यापक अर्थ बोलते हैं जिसको सामान्य। ठीक है, यह कानून का नैतिक, सामाजिक, प्राकृतिक और सार्वभौमिक अर्थ है। ठीक है, तो ये कौन सा अर्थ है? एक तो नैतिक, एक सामाजिक अर्थ होगा। समाज में कैसे कानून प्रचलित है, एक प्राकृतिक है, फिर एक सार्वभौमिक अर्थ है। ऐसे में नियम शामिल है। ठीक है, जो भले ही लिखित रूप में न हो। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि कोई बच्चा हो गया, प्राकृतिक है, होते ही क्या हो गया, उसकी जो पिता की जो संपत्ति उसमें उसका अधिकार हो गया, भले ही वो लिखित ना हो। ठीक है, लेकिन समाज द्वारा नैतिक रूप से सही बताएगा, ये सही बात है भाई, जमते ही उसकी क्या हो गई, अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा हो गया। और सार्वजनिक रूप से स्वीकृति माने जाते हैं, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत माने जाते हैं। तो ये कानून का क्या है? व्यापक अर्थ है। विशेषता देखते हैं इसकी। यह नियम केवल राज्य द्वारा ही नहीं बनाया गया है। ठीक है, ये केवल राज्य द्वारा ही नहीं बनाएगा, जनमत ही हो जाता है कई बार। ठीक है, कुछ नियम ऐसे जो समाज, प्रकृति और सार्वभौमिक, नैतिक द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, जो पुराने रीति रिवाज है वो समाज द्वारा ही बनाए हुए हैं। तो वो सामान्य अर्थ में क्या है? कानून का व्यापक अर्थ है। इसमें नैतिकता, न्याय और प्रकृति नियमों की अवधारणा शामिल है। यह इस बात पर जोर देता है कि क्या होना चाहिए, न कि क्या है। ठीक है, अब कानून में तो ये बोला जाता है कि कानून क्या है। इसमें क्या बोला जाएगा? सामान्य अर्थ में, कानून का व्यापक अर्थ में क्या होना चाहिए। ठीक है, इस पर जोर देता है। आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। अन्यायपूर्ण कानून को समाज द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह न्याय के विरुद्ध है। ठीक है, कि कोई अन्यायपूर्ण कानून बनाया, जैसे रोल एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने, कि जहां पे 4 से ज्यादा सदस्य खड़े हों वहां पे रोल एक्ट का प्रभाव होगा। तो जो लोग जो थे उस समय, उन्होंने नकार दिया था इस कानून कि अन्यायपूर्ण कानून है। ठीक है, तो अन्यायपूर्ण कानून को समाज द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है क्योंकि यह न्याय के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए, भले ही अस्पृश्यता या नस्लीय भेदभाव के स्वरूप, नस्लीय भेदभाव से संबंधित कानूनों को कानून कहा जाता हो। ठीक है, उदाहरण था पहले कि पहले क्या होते थे कि जो अस्पृश्यता या नस्लीय भेदभाव होता था। ठीक है, लेकिन उसको रीति रिवाज जो थे उस टाइम के, उसको क्या बोला जाता, इसको कानून बोला जाता कि इनसे मेल जोल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, भले ही अस्पृश्यता या नस्लीय भेदभाव को से संबंधित कानूनों को कानून कहा जाता हो, व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्हें अन्यायपूर्ण माना जाता है। ठीक है, कानून का दूसरा रूप आ जाता है कानून का संकीर्ण अर्थ। कानूनी, ये कानूनी भाषा क्या है? कानून का सही अर्थ है भैया, कानून का यही अर्थ है जो राज्य और न्यायालय द्वारा बनाया गया है, लागू किए किए गए और मान्यता प्राप्त नियमों को दर्शाता है। ठीक है, कानूनी संकीर्ण अर्थ बोला जाता है। इसे सकारात्मक नियम भी कहा जाता है।
विशेषता क्या है इसकी? विशेषता देखते हैं। यह लिखित रूप में होता है और औपचारिक रूप से लागू किया जाता है भाई। इसका पालन न करने पर दंड दिया जाता है। यह जो है पर आधारित है, न कि जो होना चाहिए। यानी कि जो है पर आधारित है, वर्तमान में क्या कानून है उसके ऊपर आधारित है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता, फिलहाल बीएनएस, संवैधानिक अनुच्छेद, चुनाव या कर से संबंधित कानून। आगे चलते हैं, निष्कर्ष देखते हैं भैया इसके। कानून एक ही समय में संगठित नियमों का समूह होने के साथ साथ न्याय के नैतिक मानकों का प्रतीक भी है। इसीलिए इसका प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, व्यापक या नैतिक आदर्शवादी अर्थ में, जो न्याय संगत होना चाहिए। ठीक है। संकीर्ण यथार्थवादी कानूनी अर्थ में, जो कानून के रूप में मौजूद हो। ये दोनों फिर से दर्शा दिए गए यहाँ पे, संकीर्ण और व्यापक। व्यापक में जो न्याय संगत होना चाहिए, आदर्श यानी कि नैतिक और आदर्शवादी रूप में, और संकीर्ण में क्या होगा? यथार्थवादी, वर्तमान में जो कानून हो उसके रूप में। इन दोनों के समन्वय से ही एक न्याय संगत और प्रभावी कानून व्यवस्था का जन्म होता है। ठीक है। अब कानून के स्रोत देखते हैं। कानून का स्रोत है, प्रथम स्रोत है संविधान। किसी देश का सर्वोच्च कानून, सभी कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए। विधानमंडल भी कानून बनाता है तो विधानमंडल भी कानून का क्या स्रोत है। संसद भी कानून बनाता है तो ये भी क्या है? कानून का स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, इनको देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण और प्रत्यक्ष जो स्रोत है उनको। आइए शुरू करते हैं। न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण स्रोत है भाई। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय होते हैं भैया। ठीक है, इसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं न्यायिक निर्णय, जो कोर्टों द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। फिर है रीति रिवाज और प्रथाएं। समाज में लंबे समय से प्रचलित नियम, जब तक कि वे अनुचित या अवैध न हो। तो रीति रिवाज और प्रथाओं के जो लंबे समय से चले आ रहे नियम हैं, लेकिन वो अनुचित न हो या अवैध न हो, तब तक वो वैध माने जाएंगे, तब तक वो माने जाएंगे नियम। अगर वो संविधान या कानून से टकराव करते हैं, अगर वो अवैध हो जाते हैं, तो वो नियम नहीं माने जाएंगे, रीति रिवाज हो। फिर है धार्मिक ग्रंथ और सिद्धांत। धार्मिक ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति, कुरान, बाइबल, और इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम, कुरान जो मुस्लिम लॉ की आ गई। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत कानून के उपयोगी हैं भाई। ठीक है, क्योंकि मनुस्मृति हिंदू लॉ में लॉ के बारे में बताया गया है, मुस्लिम लॉ में कुरान के बारे में बताया गया। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत कानून है भाई। न्याय शास्त्रीय लेखन में कानूनी विशेषज्ञ, यानी कि जो कानून की जो जानकार है, उनके जो विचार जो है, उनकी पुस्तकें जो है वो होती हैं। अदालत में मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किए जाते हैं भैया। ठीक है, न्यायिक शास्त्रीय लेखन में। फिर है समानता। जहां लिखित कानून मौन होता है, जहां पर लिखित कानून मौन होता है, जिस बात के बारे में बोलता ही नहीं, वहां निर्णय कैसे लिया जाता है? निर्णय न्याय, विवेक और नैतिकता के आधार पर लिया जाता है। ठीक है, तो जहां पे समानता के बारे में, यानी कि किसी बात के बारे में कानून मौन, लिखित कानून, तो वहां पे विवेक के आधार पर निर्णय लिया जाता है, नैतिकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। आइए आगे चलते हैं। कानून के उद्देश्य। कानून के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? तो पहला उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, समाज में शांति, अनुशासन, स्थिरता सुनिश्चित करना। दूसरा उद्देश्य है न्याय प्रदान करना भाई। ठीक है, तीसरा उद्देश्य है अपराधों की रोकथाम करना। चौथा उद्देश्य है समानता की स्थापना करना। पांचवा उद्देश्य है जनहित की रक्षा भाई। ठीक है, कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की रक्षा करना भाई। छठा जो है विकास और परिवर्तन को दिशा देना, समय के अनुरूप समाज में आवश्यक सुधार और आधुनिक परिवर्तन लाना। सातवां जो उद्देश्य है वो संविधान की रक्षा करना। यह कानून के
क्या है भाई उद्देश्य। आगे चलते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। प्रशासनिक कानून सरकार की कार्यकारी शाखा की शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और नागरिकों के साथ उसके संबंधों को नियंत्रित करने वाली शाखा। तो प्रशासनिक जो व्यवस्था जो है वो प्रशासनिक शाखा क्या है, जो प्रशासनिक कानून जो है सरकार की कार्यकारी शाखा की शक्तियों, जो कार्यकारी जो शाखा जो है उसकी शक्तियों, कर्तव्यों और उसके अधिकारों और नागरिकों के साथ उसके संबंधों को नियंत्रित करने वाली शाखा भी प्रशासनिक व्यवस्था। इसके मुख्य विशेषताएं क्या है। यह कार्यपालिका के कार्यों को नियंत्रित करती है प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है। यह नागरिकों और प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने का अधिकार देती है। ठीक है। तीसरा उद्देश्य क्या है। यह न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को भी निर्धारित करती है कि जो निर्णय दिया है उसकी समीक्षा कैसे की जाए। उदाहरण देखते हैं इसके। आरटीआई सूचना का अधिकार में नागरिक सरकार से जानकारी की मांग कर सकते हैं। फिर अब प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम सरकारी कर्मचारियों के विवादों से संबंधित है। फिर अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं। प्रशासनिक कानून शासन में भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और न्याय सुनिश्चित करती हैं। तो प्रशासनिक कानून के क्या काम है। प्रशासनिक कानून शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और क्या करती है भाई, न्याय सुनिश्चित करती है। प्रशासनिक कानून क्या, जैसे आरटीआई बनाया था प्रशासनिक कानून ही था वो। ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, ये भी क्या प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कानून ही है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसके बारे में कुछ विशेषताएं या कुछ बातें यहाँ पे दी गई। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो अलग से क्या है, एक सब्जेक्ट है। आइए कुछ देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून वह कानूनी प्रणाली है जो राष्ट्रों यानी कि राज्यों, देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जो संगठनों और कुछ हद तक व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। इसमें युद्ध, शांति, कूटनीति, मानव अधिकार, समुद्री सीमाएं, पर्यावरण आदि जैसे विषय शामिल है। किसमें, अंतर्राष्ट्रीय कानून। ठीक है। तो ये दो राष्ट्रों, दो संगठनों और कुछ हद तक व्यक्तियों, यानी कि एक कंपनी भारत की है, बी कंपनी अमेरिका की है। ठीक है। इनके बीच क्या है, संबंधों को नियंत्रित करती है। अब क्या, समझौतों और संधियों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से उन समझौतों और संधियों पर आधारित है जिन पर देशों ने आपसी सहमति से हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। नैतिक और कानूनी दबाव। यह राष्ट्रीय कानून जितना सख्त नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून जितना सख्त नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सार्वभौमिक प्रवर्तन तंत्र जैसे पुलिस या संसद नहीं है। हालांकि इसका नैतिक और राजनीतिक दबाव बेहद प्रभावी है। ठीक है। तो नैतिक और राजनीतिक दबाव बेहद प्रभावी है इसका। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की क्या भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। तो संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया और यूएनडीपी हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने और विवादों को सुलझाने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं भाई। आगे देखते हैं।
देशों की संप्रभुता बनाम वैश्विक उत्तरदायित्व, ये क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता का दुरुपयोग करके अन्य किसी देश का मानवता को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, कुछ उदाहरण है इसके। एक तो जनेवा सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या कहा गया था कि युद्ध काल के दौरान मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, भाई कि अगर युद्ध हो जाए तो मानव अधिकारों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करें। जैसे अगर एक देश हार गया तो उसके अगर सैनिक कब्जे में आ गए तो वो लौटा दो। ठीक है, आगे था पेरिस समझौता। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए देशों की जिम्मेदारी थी, भी सभी देशों की। ठीक है, यह भी क्या था, अंतर्राष्ट्रीय कानून के दौरान आता है। फिर एक भारत और पाकिस्तान का मामला था कुलभूषण जाधव, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा था। ठीक है, तो ये देशों की संप्रभुता बनाम वैश्विक उत्तरदायित्व। आगे देखते हैं, आधुनिक वैश्विक युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधुनिक जो समय है, इसमें क्या है, शांति, सहयोग और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक सशक्त माध्यम है अंतर्राष्ट्रीय कानून। हालांकि इसकी प्रवृत्ति अक्षमता सीमित है, लेकिन इसकी नैतिक वैधता और राजनीतिक प्रभाव अत्यंत प्रभावी है। आज के युग में वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद, प्रवासन से निपटने में इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, एक अच्छे कानून की विशेषता क्या होती है? तो अच्छे कानून में की क्या विशेषता होती है? अच्छे कानून में क्या क्या होना चाहिए? तो एक तो न्याय संगत और नैतिक होना चाहिए भाई। अच्छा कानून न्याय और नैतिक पर आधारित होना चाहिए। बात पॉइंट नंबर 2, स्पष्ट और सरल भाषा में होना चाहिए। ये कानून स्पष्ट और सरल भाषा में होना चाहिए, ये आम आदमी भी उसको समझ सके। तीसरा है सार्वभौमिकता, वह बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए भाई। ये अच्छे कानून की विशेषता है। इसे लागू करने योग्य होना चाहिए, इसे लागू करना असंभव या अव्यवहारिक नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, मैं के अनुरूप लचीलापन, यानी कि समाज में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार संशोधन की संभावना होनी चाहिए भाई। लचीलापन होना चाहिए, संशोधन किया जा सकता होना चाहिए। जनहित में, आम जनता के हित में होना चाहिए भाई। सजा का स्पष्ट प्रावधान हो। ठीक है, अपराध के लिए उचित और अनुपातिक सजा निर्धारित की जानी चाहिए। संविधान के अनुसार हो भी कोई भी कानून हो। ठीक है, संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। स्थिरता, बार बार बदलने वाला कानून लोगों में भ्रम पैदा करता है, इसलिए उसमें स्थिरता होनी चाहिए भाई कानून में। सरल अनुपालन, नागरिक बिना किसी जटिल प्रक्रिया के इसका पालन कर सकते हैं, तो सरल अनुपालन। कोई व्यक्ति कानून का पालन क्यों करता है? कई बार प्रश्न बन जाता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को डर होगा। किसका डर होगा? सजा का डर होगा। कानून तोड़ने पर जुर्माना, कारावास आदि जैसी सजा या दंड हो सकती है। बात नंबर 2, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति समाज में अच्छा नागरिक बनने के लिए कानून का पालन करता है। आदत या परवरिश के कारण बहुत से लोग बचपन से ही कानून का पालन करने की आदत या शिक्षा के कारण ऐसा करते हैं। फिर नैतिक कारण भी हो सकता है, लोग अपने नैतिक मूल्यों और अंत आत्मा के अनुसार सही काम करना चाहते हैं। व्यवस्था बनाए रखना, कानून का पालन करने में समाज में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बना रहता है, जिससे सभी को लाभ होता है। फिर है भय की भावना। किसका भय? अगर कानून तोड़ दिया जाएगा तो पुलिस का, अदालत और सरकारी कार्रवाई का भय भी लोगों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। फिर है कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए, लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी कानून का पालन करते हैं।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसलिए कानून होना जरूरी है। आइए, इसी के लिए धन्यवाद।